नीट यूजी 2021 का जो बायोलॉजी सेक्शन है उसे मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ और हर एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँगा कि वो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के किस पेज नंबर से आया हुआ है। तो बेहतर होगा कि इस वीडियो को देखते वक्त आप क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी बायोलॉजी टेक्स्ट बुक को साथ में रख कर देखो और हर एक क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करके उस पेज नंबर पर जाकर उस कॉन्सेप्ट को समझो जहाँ से ये क्वेश्चन फॉर्म हुआ है। चलिए देखते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर विच मैकेनिज्म द कंपीटिंग स्पीसीज माइट हैव इवॉल्व्ड फॉर देयर सर्वाइवल। यहाँ पर रिसोर्स पार्टीशनिंग का एक कंसेप्ट आता है जो कि क्लास 12th बायोलॉजी के पेज 235 पर है। इसे आप ध्यान से समझ लेना कि रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं और जो बाकी चीज़ें हैं म्यूचुअलिज्म, प्रेडेशन, कॉम्पिटिटिव रिलीज, ये भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट से ही हैं, तो ज़रूर देख लेना आप। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दो लिस्ट दिए गए हैं आपको जिन्हें कि मैच करना है। पहले लिस्ट में है सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, जो कि ऑब्वियसली होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास, क्योंकि वहाँ के सेल्स जो होते हैं वो ग्रो करते रहते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। बी में है टिश्यू विद ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो ये सिंपल टिश्यू के होंगे। और टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, जो कि वास्कुलर टिश्यू के अंदर पाए जाएंगे, यानी कि जो जाइलम और फ्लोएम है वहाँ जो सेल्स होते हैं वो सब अलग अलग तरह के होते हैं। और जो डेड सेल्स हैं जहाँ की थिकेंड वॉल्स होंगे वो स्क्लेरिड्स में होंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है यहाँ पर वो सही है। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही है। आप यहाँ पर आंसर में देख लेना, हर एक क्वेश्चन के पास लिखा हुआ है। और ये जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है ये क्लास 11th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पेज 84 से लेकर 88 के बीच में ये कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस for recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitates out, यानी कि chilled ethanol डालने पर precipitate कौन होता है? तो सिंपल सा जवाब है कि DNA precipitate हो जाता है और ये क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी के पेज 201 से लिया गया है। फिर एक लिस्ट है जिसे कि आपको मैच करना है, दो लिस्ट दिए गए हैं। कोहेजन जो होगा वो म्यूचुअल अट्रैक्शन अमॉन्ग वाटर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। ऐसे ही जो भी है यहाँ पर एडहेजन, सरफेस टेंशन और गटेशन मैंने यहाँ पर मैच करा दिया है। और क्लास 11th एनसीईआरटी के पेज 186 से 188 के बीच ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ से इस क्वेश्चन को फॉर्म किया गया है। आप ज़रूर देख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। यहाँ पर दो अलग अलग प्लांट्स के बीच पॉलिनेशन हो रहा है जो कि जेनोगेमी में होता है। जिटोनोगेमी में क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट में होता है। बट यहाँ आपसे पूछा गया है क्या कि दोनों प्लांट्स डिफरेंट हैं, ऐसे में जब पॉलिनेशन हो रहा है तो जेनोगेमी होता है। और कैज्मोगेमी, क्लिस्टोगेमी तो आपको पता होगा, कैज्मोगेमस फ्लावर ओपन होते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। क्लास 12 पेज नंबर 28 में दिया हुआ है, देख लेना आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को। Which of the following stage of meiosis involves division of centromere? यहाँ पर बात हुई है कि सेंट्रोमियर जो डिवाइड करता है वो मियोसिस के किस फेज में करता है। तो एनाफेज सेकेंड जो है वहां पर सेंट्रोमियर डिवाइड करता है। क्लास 11th पेज 169। इसके बाद का जो क्वेश्चन है काफी इजी है, मुझे लगता है ये गलत किसी का नहीं हुआ होगा। Which of the following is a correct sequence of PCR? पीसीआर की बात हुई है क्लास 12th पेज 202 से, जहां की डीनेचुरेशन सबसे पहले होता है, फिर एनिलिंग होता है और उसके बाद एक्सटेंशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है गैमे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? गैमे आर प्रेजेंट इन, ध्यान देना, जो मॉसेस होते हैं और लिवरवर्ट्स होते हैं दोनों ब्रायोफाइट्स के टाइप हैं, बट जो गैमे प्रेजेंट होता है ना ये कुछ लिवरवर्ट्स में प्रेजेंट होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ क्लास 11th पेज नंबर 35 में दिया गया है। द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स, द F1 F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड बाय अ डायग्राम कॉल्ड। तो इस डायग्राम को क्या कहते हैं भाई, जिससे इन चीजों को समझते हैं? इसे पनेट स्क्वायर कहते हैं। क्लास 10th का क्वेश्चन है ये, क्लास 12th पेज 73 में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन इज, यानी कि फाउंडर इफेक्ट किस फैक्टर की वजह से होता है?
तो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फाउंडर इफेक्ट का, आप देख लेना, क्लास 12 पेज 137 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेनेरा लाइक सेलाजिनेला एंड सेल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, दो तरह के स्पोर्ट्स ये प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है? हेटेरोस्पोरस कहा जाता है। जो सेलाजिनेला और सेल्विनिया है ये टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्लास 11 पेज 38 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। क्लास 11 पेज 246 पर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? भाई हर एक नीट में प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। वो टेबल जो है आपकी एनसीईआरटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सेकंड है एमिनो एसिड्स एंड ग्लूकोज, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैसे हो सकते हैं भाई? तो क्लास 11 पेज 146 पर जो टेबल दिया गया है ज़रूर देख लेना बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार है। ये फ्लो चार्ट कंप्लीट करने के लिए कहा गया है सेंट्रल डॉगमा का। तो जीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाएगा, जीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, और एमआरएनए से क्या बनेगा भाई? प्रोटीन बनेगा यहाँ पर, और ये प्रोसेस क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। तो जो ऑप्शन थर्ड है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन, ये सही है। और जो सेंट्रल डॉगमा है ये डिस्कस किया गया है क्लास 12 पेज 98 पर। बढ़ते हैं आगे। When the centromere is situated in the middle of two equal arms of chromosome, यानी कि मान लो कि क्रोमोजोम है और ये जो सेंट्रोमियर है ये एकदम बीच में है, सेंट्रोमियर एकदम बीच में है, तो ऐसा क्रोमोजोम कहलाता है मेटासेंट्रिक। क्लास 11 पेज 139 में दिया गया है। DNA strands on a gel stained with ethidium bromide when viewed under UV radiation appear as, तो ये कैसा दिखेगा भाई? यूवी रेडिएशन में ब्राइट ऑरेंज दिखेगा। क्लास 12 पेज 198 में दिया गया है। आप देख रहे हो कि सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आए हुए हैं, देखते चलो बस। द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटो पीरियडिज्म इज, तो भाई लीफ होता है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया गया है, पेज 252 क्लास 11th। When gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual tissue to treat disease, it is known as, तो भाई यहाँ पर आप क्लास 12 पेज 215 में जो समरी दी हुई है इस चैप्टर की वहाँ देखना, वहाँ से हूबहू इस सेंटेंस को उठाकर ये क्वेश्चन बनाया गया है। इसका आंसर है जीन थेरेपी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज मोनोसियस? यहाँ पर जो कारा है ये मोनोसियस होता है, बाकी कोई भी मोनोसियस नहीं है। क्लास 12 पेज नंबर 12 पर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर? तो इनमें से कौन सा पीसीआर का एप्लीकेशन नहीं है? तो प्योरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन जो है वो पीसीआर का एप्लीकेशन नहीं है। आप पीसीआर को अच्छे से समझ लो, क्लास 12 पेज 202 पर आपसे ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 121, यहाँ पर लिस्ट्स को मैच करना है। तो क्रिस्टी जो है वो कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। थैलाक्वाइड्स जो है वो प्लास्टिड्स में होते हैं। सेंट्रोमियर जो है वो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है क्रोमोजोम का, और जो सिस्टर्नी है वो डिस्क शेपेड सैक है गोल्जी अपरेटस की। हर एक टर्म के पास मैं पेज नंबर लिख दिया हूँ कहाँ से इसे उठाया गया है, और इस पूरे क्वेश्चन को बनाया गया है क्लास 11 के टेक्स्ट बुक से। तो आप देख सकते हो क्लास 11 की टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 133 है वहाँ से 139 के बीच ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डायाडेल्फस स्टेमेंस आर फाउंड इन, डायाडेल्फस का मतलब क्या हुआ कि जितने भी स्टेमेंस हैं वो 2 बंडल्स में अरेंज्ड होंगे। तो ऐसा होता है पी के अंदर। जो चाइना रोज है इसमें मोनोडेल्फस होता है, और जो साइट्रस प्लांट्स हैं, जो साइट्रस फ्लावर्स हैं, वहाँ पर पॉलीडेल्फस होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ भी 2 लिस्ट्स दिए गए हैं आपके सामने मैच कराने के लिए। जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन होता है वो पोमैटो बनाने में यूज हुआ था। आपको याद होगा टोमेटो प्लस पोटैटो, पोमैटो। प्लांट टिश्यू कल्चर टोटिपोटेंसी, मेरिस्टेम कल्चर वायरस फ्री प्लांट्स को बनाता है, और माइक्रो प्रोपेगेशन से सोमाक्लोन्स बनते हैं। क्लास 12 पेज 177 से लिया गया है ये क्वेश्चन। एमेंसेलिज्म को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये टेबल आपकी एनसीईआरटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्पीसीज ए जो है इसे घाटा हो रहा है, इस पर बुरा असर पड़ रहा है,
और जो स्पीसीज बी है इस पर कोई असर पड़ नहीं रहा है, ना ही निगेटिव ना ही पॉजिटिव, तो ये एमेंसेलिज्म कहलाता है। बाकी जो है स्पीसीज ए पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, ये म्यूचुअलिज्म है। पहले स्पीसीज को हानि हो रही है, दूसरे को भी हानि हो रही है, ये कंपटीशन है। और एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को कुछ नहीं, ना फायदा ना नुकसान, तो ये कमेंसलिज्म है। क्लास 12 पेज 232। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो जो पहला स्टेटमेंट है, मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स पॉसेस अ कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, ऐसा नहीं होता है भाई, ये गलत है। तो जो गलत है वो सही है, बिकॉज आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। कहां से लिया गया है मैं लिख दिया हूं यहां। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है और रिपीट होता ही रहता है। तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक जब मैच्योर होता है तो वो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड कंडीशन में होता है। क्लास 12 पेज 27 पर ये लिखा गया है और उससे एक पेज पहले डायग्राम भी दिया हुआ है जहां कि आप देख सकते हो। और एक बात बता दूं, ये जो मैं पेज नंबर्स लिखा हूं, ये जो एनसीईआरटी का लेटेस्ट एडिशन है, जिसे कि आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हो, उसका ही मैं लिखा हूं यहाँ। अगर आपके पास पहले का एडिशन है या अभी जो मैं लिख रहा हूं इसके बाद का कोई एडिशन आता है, आप बाद में ये वीडियो देख रहे होते हो, तो पेज थोड़ा सा वैरी कर सकता है, एक पहले एक बाद हो सकता है, लेकिन उसी आसपास में आपको मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनिटॉल एज रिजर्व फूड मटेरियल? तो भाई जो एक्टोकार्पस होता है वो मैनिटॉल को रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में रखता है। ये फियोफाइसी का एक एग्जाम्पल है। क्लास 11 पेज 32-33 में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन अ फील्ड, यानी कि कौन सा प्लांट हार्मोन वीड्स को डिस्ट्रॉय करने में यूज होता है? एनसीईआरटी से डायरेक्ट है भाई, 2,4-D इसका सही आंसर है। ये जो भी ऑप्शंस हैं ये सब ऑक्सिन का ही एग्जाम्पल है। जो IAA और IBA है ये नेचुरल ऑक्सिन्स हैं और NAA एंड 2,4-D सिंथेटिक ऑक्सिन्स के एग्जाम्पल हैं। तो ध्यान रखना, हो सकता है कभी पूछ दे कि इनमें से कौन नेचुरल है या इनमें से कौन सिंथेटिक ऑक्सिन है। आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स such as carbon, nitrogen, phosphorus and calcium present in the soil at any given time is referred as standing state. Class 12 page 253. Mutations in plant cells can be induced by gamma rays. Class 12 page 174. भाई डायरेक्ट सेंटेंस को उठाकर एनसीईआरटी से रख दिया गया है आपके क्वेश्चन में, इससे इजी और क्या हो सकता है? Which of the following statements is not correct? यहां पर आपसे पूछा कि कौन गलत है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, सही है भाई। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट, ये गलत है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, सही है। और जो फोर्थ है वो भी सही है, यानी कि यहां पर गलत कौन है? 2, तो सही ऑप्शन कौन है? 2। क्लास 12 पेज 249 पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द इक्वेशन GPP माइनस आर इक्वल्स टू NPP, यहां GPP है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, R जो है वो है रेस्पिरेशन लॉसेस और NPP है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आपसे पूछा गया कि R किसको रिप्रेजेंट करता है, तो रेस्पिरेशन लॉसेस। क्लास 12 पेज 243 पर आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूसेस कैरागीन? तो यहां पर जो रेड एल्गी है वो कैरागीन को प्रोड्यूस करता है। ध्यान रखना, जो ब्राउन एल्गी होता है वो एल्गिन को प्रोड्यूस करता है। क्लास 11 पेज 32 पर दिया गया है। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सॉर्गम, सॉर्गम में CO2 फिक्सेशन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? आपको याद रखना चाहिए कि जो सॉर्गम और मेज है वो C4 प्लांट का एग्जाम्पल है। तो आपसे पूछा जा रहा है बेसिकली कि C4 साइकिल में CO2 फिक्सेशन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? अगर आपको याद होगा OAA यानी कि ऑक्सेलो एसिटिक एसिड। क्लास 11 पेज 218 एंड 219 पर आपको मिल जाएगा। यहाँ फिर 2 लिस्ट दिए गए हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच करने के लिए। लेंटिसल्स जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करते हैं, कॉर्ड कैम्बियम, फैलोजन, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फेलोडर्म एंड कॉर्क जो है वो सबेरिन डिपोजिशन के लिए जाना जाता है। चलिए ये आपको क्लास 11 पेज 96-97 पर मिल जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है?
ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज। सही है भाई। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस H प्लस गिव्स राइज टू 2 ATP मॉलिक्यूल्स। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH प्लस H प्लस का एक मॉलिक्यूल 2 ATP बनाता है और एक FADH2 3 ATP बनाता है। ये उल्टा लिख दिया है। एक्चुअली एक NADH प्लस H प्लस मॉलिक्यूल से 3 ATP बनते हैं और एक FADH2 से 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्लास 11 पेज 233 पर जहां पर कि रेस्पिरेशन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिस्कस किया गया है, वहां आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हो। और बाकी के जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि ATP सिंथेसाइज्ड थ्रू कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, ये सारा कुछ वहाँ जो एक डायग्राम के थ्रू, या फिर आप यूँ कह दो एक फ्लो डायग्राम है, जहाँ की पूरे रिएक्शन को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। जो पूरा चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो बहुत अच्छे से समझाया गया है। उसी में से ये सारा कुछ फॉर्म हुआ है, ध्यान रखना। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये तो मुझे याद आ रहा है, डायरेक्ट NCERT का लाइन है, वहाँ से उठाकर थोड़ा सा फेरबदल करके उसे गलत बनाकर आपके सामने रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं मैच करने के लिए। यहाँ पर आपको मैच करना है फैमिलीज़ को उनके फ्लोरल फार्मूला से। देखते हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर सही है, यानी कि जो A है उसका 3 है, ये जो है ये फैबेसी का है, B जो है वो सोलेनेसी का है, C जो है वो लिलिएसी का है और D जो है वो ब्रैसिकेसी का है। तो फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला बहुत अच्छे से ध्यान रखना ज़रूरी है। हो सकता है किसी बार फ्लोरल डायग्राम दे दे और आपसे पूछे कि ये किस फैमिली का है। क्लास 11 पेज 78 से 81 के बीच सारे फैमिलीज दिए गए हैं, वहां आपको मिल जाएंगे। यहाँ फिर 2 लिस्ट दिए गए हैं मैच करने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से S फेज में DNA रेप्लिकेशन होता है, पूरी दुनिया जानती है। G2 फेज में प्रोटीन्स बनते हैं, बिकॉज आगे काम आएंगे वो। जो क्विसेंट स्टेज है, ये क्या है भाई, इनएक्टिव फेज है। और G1 फेज जो है वो एक इंटरवल होता है माइटोसिस एंड DNA रेप्लिकेशन के बीच का। तो यहाँ जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है। क्लास 11 पेज 163-164 के बीच आपको मिल जाएगा ये सारा कुछ। चलिए आगे देखते हैं भाई। प्लाज्मिड PBr322, ये फेवरेट सवाल है, काफ़ी बार पूछा गया है। और इस नीट से पहले मुझे याद है मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसे, प्लाज्मिड PBr322। तो यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछा गया है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बेसिस पर सवाल, कि एक जीन को इंसर्ट किया गया है ऐसे जगह पर जहाँ पर कि एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस वाला हिस्सा था, AMPR जीन था ये। तो क्या होगा, इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया यहाँ। क्लास 12 पेज 199। फिर से बता रहा हूँ, जो प्लाज्मिड PBr322 है ये हर नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे घुमाकर बहुत तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्लाज्मिड PBr322 को बहुत अच्छे से समझ लेना, इसके डायग्राम को प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि आपके दिमाग में सेट हो जाए इसमें कहाँ कौन सा हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इन कैपिंग मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 3 प्राइम एंड ऑफ HNRNA। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, 5 प्राइम पर होता है, तो ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, RNA पॉलीमरेज बाइंड्स विद रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। बिल्कुल सही है, RNA पॉलीमरेज जो है वो रो फैक्टर से ही बाइंड होता है। आपसे करेक्ट पूछ रहा है तो ऑप्शन सेकंड यहाँ सही है। देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, द कोडिंग स्ट्रैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड टू एन mRNA। नहीं भाई, इसका उल्टा होता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। नहीं, यूकैरियोट्स में होता है भाई ये। स्प्लिट जीन क्या है, यानी कि जो जीन है इसमें एक्सॉन इंट्रॉन कोडिंग नॉन कोडिंग सारा कुछ आता है। आपको याद होगा स्प्लाइसिंग जो होता है, काम की चीज़ों को रख लिया जाता है, जो चीज़ें काम की नहीं काट कर हटा दिया जाता है। तो वो ही यहाँ पर आपसे पूछा गया था। तो ये भी क्या है, गलत है, बिकॉज ये प्रोकैरियोट्स की बात कर दिया यहाँ। क्लास 12 पेज 109 पर आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा, जहाँ की ट्रांसक्रिप्शन को बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। Nowadays, it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone of cells.
फॉलोड बाय इट्स डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। वही मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का क्वेश्चन है और जो इसका सही आंसर है, रीजन क्या है इसका, बिकॉज म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज नो कॉम्प्लीमेंटरिटी विद इट। ये यहाँ पर सही ऑप्शन है। आप मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के पूरे प्रोसेस को पढ़ लेना, पेज नंबर 212 क्लास 12 की एनसीईआरटी में दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखते हैं आगे। इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, यहां पर जो इक्वेशन दिया गया है इसमें ई किसको रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाकर रख दिया है भाई, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स। ये सही ऑप्शन है यहां पर, क्लास 12 पेज 230 पर दिया गया है। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर, यहां पर करेक्ट पेयर सेलेक्ट करना है भाई। और आप देख लेना यहां पर जो करेक्ट पेयर है वो सिर्फ ऑप्शन 3 का है, सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग। ये है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्लास 11 पेज 95 से फॉर्म किया गया है इस सवाल को। इन सम मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज pollen grains retain their viability for months after release। तो इनमें से किसमें ऐसा होता है कि जो pollen grains हैं वो रिलीज होने के कई महीने बाद तक वायबल रहते हैं? तो रोजेसी और लेग्यूमिनेसी में ऐसा होता है। क्लास 12 पेज 24 पर दिया गया है। वहां यह भी दिया गया है कि किन प्लांट्स में pollen grain रिलीज होने के कुछ मिनट्स 30 मिनट्स बाद ही अपनी वायबिलिटी खत्म कर देते हैं, वायबिलिटी उनकी खत्म हो जाती है। तो एग्जाम्पल जरूर देख लेना, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। What is the role of RNA polymerase III in the process of transcription in eukaryotes? क्लास 12 की एनसीईआरटी के पेज 111 में जाकर देखना, वहां पर सारे आरएनए पॉलीमरेसेस के फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। यहां ऑप्शन सेकंड सही है, बट आप जाकर जरूर देख लेना क्योंकि किसी भी पॉलीमरेज का फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है। Which of the following statements is incorrect? Both ATP and NADPH plus H plus are synthesized during non-cyclic photophosphorylation। सही है भाई। Stroma lamellae have PS1 only and lack NADP reductase। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर सिर्फ फोटोसिस्टम 1 होता है और NADP reductase नहीं होता है। Grana lamellae के पास फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों होता है। ठीक है भाई। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स बोथ PS1 एंड PS2। नहीं भाई, जब दोनों इन्वॉल्व होंगे तो फिर वो साइक्लिक कैसे रहा? ये तो खुद में ही घूमता रहता है ना, इसलिए इसे साइक्लिक कहते हैं। क्लास 11 पेज 213 पर दिया गया है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वहां आप देख लेना इसे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। Which of the following statements is correct? यहां से करेक्ट पूछा जा रहा है। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी। नहीं भाई, वो तो न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। टू सेल्स का फ्यूजन सिनगेमी कहलाता है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल, यहाँ पर मिसप्रिंट था, ऑन लिखा गया था, ये और होगा। और नन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। सही है, ये करेक्ट ऑप्शन है, ये आपसे पूछा गया है। क्लास 11 पेज 23 से ये लाइन जो है डायरेक्टली पूछ दिया गया है। देख लेते हैं आगे क्या है। ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। नहीं, सैप्रोफाइट्स तो डेड एंड डिकेइंग पर डिपेंड करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। दो लिस्ट दिए गए हैं मैच करने के लिए। प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड्स मिलेंगे आपको, कार्बन कार्बन के बीच बहुत सारे डबल बॉन्ड्स मिल सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स मिलेंगे और पॉलीसैकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स मिलेंगे। मैंने लिख दिया है क्लास 11 पेज 144 से 151 के बीच आपको ये सारे बॉन्ड्स मिल जाएंगे, लेकिन इतने बेसिक हैं, इसके लिए आपको बुक क्या देखना पड़ेगा। किसी का भी ये गलत नहीं हुआ होगा आई थिंक। DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions in DNA sequence called repetitive DNA। क्लास 12 पेज 121 से लिया गया है इस क्वेश्चन को। फिर दो कॉलम्स दिए गए हैं मैच करने के लिए। भाई इस बार कॉलम्स मैच करने वाले क्वेश्चन बहुत हैं और ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। यहाँ पर भाई नाइट्रोकॉकस जो है वो क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट। राइजोबियम जो है वो कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। थियोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन करता है और जो नाइट्रोबैक्टर होता है वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। क्लास 11 पेज 201 एंड 202 में आपको ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे विद देयर फंक्शन। देखते हैं हम जूलॉजी सेक्शन को। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ, अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड बाय एंडोन्यूक्लियसेस टू मेक कट। भाई एंडोन्यूक्लियसेस जो है वो एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि कहलाते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्लास 12 पेज 196 से लिया गया है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर खुशी खुशी में गलती करके आए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द फ्रूट फ्लाई हैज़ 8 क्रोमोसोम्स 2n। तो भाई जो इसमें डिप्लॉयड नंबर है क्रोमोसोम का वो 8 है, ठीक है। अब पूछ रहा है आपसे ड्यूरिंग इंटरफेज में भी क्या होगा, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एट G1 ऑब्वियसली 8 ही रहेगा। आपसे पूछ रहा है कि एस फेज के बाद क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा। बच्चे सोचेंगे कि एस फेज में तो रेप्लिकेशन हो जाता है तो डबल हो जाएगा और 16 लगाकर आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा भाई। रेप्लिकेशन डीएनए का होता है, डीएनए कंटेंट डबल होता है, बट जो डीएनए कंटेंट डबल हुआ है वो अपने अपने क्रोमोसोम के अंदर ही हुआ है, तो क्रोमोसोम का नंबर सेम रह जाता है। तो यहां पर 8 ही होगा आफ्टर एस फेज भी, तो ऑप्शन 1 यहां सही है। क्लास 11th पेज 163। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मस्कीडे। तो ये जो है हाउस फ्लाई इस फैमिली से बिलोंग करती है। क्लास 11th पेज 11th पर एक टेबल दिया गया है, वहां पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की फैमिलीज की बात की गई है, देख लेना, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। सक्कस एंटेरिकस इज रेफर टू एज इंटेस्टाइनल जूस। एनसीईआरटी से डायरेक्ट है भाई, इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। क्लास 11th पेज 262, यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले हिस्से में मिल जाएगा आपको ये। विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बायोटेक्नोलॉजी का है। इंसुलिन के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखते हैं। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। तो मैच्योर इंसुलिन जो होता है उसमें सी पेप्टाइड नहीं होता है, सही है भाई। द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड। ऐसा होता है क्या? इंसुलिन जो प्रोड्यूस किया जाता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, उसमें सी पेप्टाइड होता है क्या? नहीं होता है। आप देख सकते हो जो प्रो इंसुलिन बनता है उसमें ए, बी और सी तीनों पॉलीपेप्टाइड्स हैं, बट इसमें से सी पॉलीपेप्टाइड को हटा दिया जाता है और जो मैच्योर होता है उसमें सिर्फ ए और बी होता है, ठीक है। सी ऑप्शन क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है? द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड। यहां पर सी पेप्टाइड होता है प्रो इंसुलिन में, बिल्कुल होता है। ऑप्शन डी कह रहा है ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। बिल्कुल, आप एनसीईआरटी में देखना, वहां पर डाइसल्फाइड ब्रिजेस को काफी अच्छे से दिखाया गया है। तो यहां पर ऑप्शन गलत है, सिर्फ बी। तो ए, सी एंड डी सही है। ए, सी एंड डी सही है। ऑप्शन थर्ड यहां पर आंसर होगा। क्लास 12th पेज 211 से लिया गया है। देखते हैं आगे। पर्सन्स विद एबी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। भाई दुनिया जानती है कि एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटी ए एंड एंटी बी इन प्लाज्मा, यही वजह है इसकी। क्लास 11th 280 पेज से लिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इन अ क्रॉस बिटवीन मेल एंड फीमेल बोथ हेटेरोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की बात हुई है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड। तो देखो भाई दोनों हेटेरोजाइगस है, यानी कि एक जीन नॉर्मल होगा और दूसरा सिकल सेल एनीमिया वाला होगा। तो देखो जो मेल है इसमें एक नॉर्मल और एक सिकल सेल वाला, फीमेल में भी सेम है। तो यहां देखो जो 4 बच्चे यहां पर पैदा हुए हैं, इनमें से सिर्फ एक जो है ये कैसा है? सिकल सेल एनीमिया वाला है, डिजीज्ड है। तो 4 में 1 है, तो परसेंटेज कितना होगा भाई? 25% होगा। क्लास 12th पेज 90 पे आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कौन बदलता है? थ्रोम्बिन जो है ये बदलता है किसको? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। थ्रोम्बिन कैसे आता है भाई? आपको याद होगा जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में, और जो थ्रोम्बिन होता है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि जाल बना देता है जिसमें कि ब्लड के सेल्स फंस जाते हैं और ब्लड क्लॉटिंग होती है। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। द पार्शियल प्रेशर्स इन मिलीमीटर Hg ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलाई। आपसे पूछ रहा है एल्वियोलाई के पास इनका पार्शियल प्रेशर क्या होगा। आपको याद होगा एनसीईआरटी में टेबल बनाकर काफी अच्छे से दिया गया है। जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा वो 104 होगा और CO2 का 40 होगा। पेज 272 क्लास 11th की एनसीईआरटी में दिया गया है। Chronic autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscles is called myasthenia gravis. NCERT का डायरेक्ट है भाई, क्लास 11th पेज 312. Which
is the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation and termination in the process of transcription in prokaryotes. तो कौन सा ऐसा एकमात्र एंजाइम है जो कि अकेला ही इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन सारा कुछ करवा सकता है प्रोकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में? तो आंसर होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्लास 12 पेज 109 पर जाकर देखना, काफी क्लियरली ये स्टेटमेंट लिखा गया है। Which of the following RNA is not required in the synthesis of protein? तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में siRNA का कोई काम नहीं होता है, वहां सिर्फ mRNA, tRNA और rRNA ही काम आते हैं। क्लास 12 पेज 114 से 115 के बीच ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, जिसे कि आप अच्छे से समझ लेना तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। Which of the following is an example of hormone releasing IUD? हर साल एक फेवरेट क्वेश्चन में से एक होता है ये। हार्मोन रिलीजिंग कौन है और कॉपर रिलीजिंग कौन है? तो यहाँ जो LNG-20 है ये हार्मोन रिलीजिंग है, बाकी के सारे कॉपर रिलीजिंग है। क्लास 12 पेज 60 से लिया गया है क्वेश्चन। देखते हैं आगे। इफ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, किसी डीएनए मॉलिक्यूल में जो एडेनिन है इसका परसेंटेज आपको दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि थायमिन, गुआनाइन और साइटोसाइन का परसेंटेज क्या होगा। तो चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ए जितना होगा उतना ही टी होगा। ऐसे भी आपको पता है कि एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? थायमाइन के साथ बनाता है। तो जितना एडेनिन होगा उतना थायमाइन तो होगा ही, क्योंकि सब बॉन्डेड होगा, और जितना गुआनाइन होगा उतना ही साइटोसाइन होगा। तो अगर ए इक्वल्स टू टी है तो कितना हो गया? दोनों 30-30 हो गया, तो 60% तो हो गया ए और टी। बाकी का जो 40% बचा उसको इक्वली डिवाइड कर दो जी और सी में, यानी कि 20-20%। तो टी कितना हो गया? 30, गुआनाइन कितना हो गया? 20 और साइटोसाइन कितना हो गया? 20। क्लास 12 पेज 97 पर चारगाफ रूल दिया गया है, उसे समझ लेना। देखते हैं आगे। दो लिस्ट्स दिए गए हैं आपके सामने मैच करने के लिए। ए जो है वो थर्ड में जाएगा, एस्परजिलस नाइजर साइट्रिक एसिड बनाता है। जो एसिटोबैक्टर एसिटी होता है ये एसिटिक एसिड बनाता है, नाम ही इसका ऐसा बता रहा है। सी जो है क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूचाइलिकम, ये ब्यूचायरिक एसिड बनाता है। और जो लैक्टोबैसिलस है वो लैक्टिक एसिड बनाता है। क्लास 12 पेज 183 से लिया गया है इस क्वेश्चन को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या स्टेटमेंट है भाई? मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिन्थ्स। नहीं भाई, हेलमिन्थ्स में नहीं होता है, निडेरियंस में होता है। इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स। अच्छा, आपसे पूछ क्या रहा है? चूज द करेक्ट। इनमें से कौन कौन सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। इकाइनोडर्म्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, सही बात है। Roundworms have organ system level of body organization, ये भी सही है। Complates of ctenophores help in digestion, नहीं भाई, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और जो वास्कुलर सिस्टम है, एम्बोलैक्रल सिस्टम, वो इकाइनोडर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यानी कि यहां पर करेक्ट कौन कौन सा है? बी, सी एंड ई। बी है, सी है एंड ई है, ये तीनों सही है। तो ऑप्शन 4 यहां पर सही होगा। क्लास 11 पेज 50 से 54 के बीच आपको ये सारे मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन, यानी कि पूछा जा रहा है कि मैमल्स में जो एग सेल है उसके किस हिस्से पर, जो ओसाइट है उसका कौन सा हिस्सा है ऐसा जहां पर कि स्पर्म बाइंडिंग के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये सेंटेंस आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, बट एनसीईआरटी में ये कहा गया है कि जो स्पर्म होता है वो आकर अटैच होता है जोना पैलुसिडा पर, और जो सही जवाब है वो भी जोना पैलुसिडा ही है। क्लास 12 पेज 51 पर आपको मिल जाएगा। देखते हैं आगे। यहां भी आपके सामने दो लिस्ट दिए गए हैं जिन्हें की मैच करना है। ये क्या है भाई? कुछ फाइलम के बेसिक फीचर्स पर बेस्ड है, उन्हें मैच करना है। क्या है भाई? जो ए है मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म अर्थवर्म वगैरह में मिलता है जो कि एनालिड है। कैनाल सिस्टम कहाँ मिलेगा? पॉरीफेरेंस में मिलेगा। आपको पता है बहुत सारा कैनाल का टाइप भी होता है। कॉम्प्लेट्स हमने अभी अभी देखा टिनोफोरा में होगा, और जो निडोब्लास्ट या निडोसाइट्स होते हैं वो स्लेंट्रेटा में होंगे। तो ऑप्शन 3 सही है। क्लास 11 पेज 49 से 52 के बीच एक्चुअली पूरा एनिमल किंगडम है जहाँ की आपको ये सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिथ्रोपोइचिन हार्मोन विच स्टिमुलेट्स आरपीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय,
यानी कि आरबीसी फॉर्मेशन को, यानी कि इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करने वाला जो हार्मोन है इरिथ्रोपोइचिन, ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो किडनी का जो जेजी सेल है, यानी कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, यहाँ से इरिथ्रोपोइटिन सेक्रेट होता है। क्लास 11th पेज 339 पर मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। वेनेरल डिजीजेज कैन स्प्रेड थ्रू, वेनेरल डिजीज कहते हैं एसटीडीज को, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को। तो किन चीज़ों के थ्रू एसटीडीज स्प्रेड हो सकते हैं, ये पूछा गया है। क्या स्टेराइल नीडल्स से? नहीं भाई, वो तो स्टेराइल है, उससे क्यों फैलेगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। बिल्कुल, इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड लिया जाएगा तो स्प्रेड होगा ही होगा। इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी जा सकता है, ये दोनों भी सही है। अब जो कंफ्यूजन है वो है ऑप्शन डी में, यानी कि किसिंग में। आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किसिंग से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं फैल सकती। देखते हैं ऑप्शंस कैसे कैसे दिए गए हैं करेक्ट वाले में। ऑप्शन ए है ए बी सी नहीं है हमारे काम का। ऑप्शन 2 और 3 में देखो कंफ्यूजन है। 2 कह रहा है बी सी एंड डी ओनली, 3 कह रहा है बी एंड सी ओनली। बी एंड सी तो ऑब्वियसली होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बात आती है कि हमें डी को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो सिर्फ बी एंड सी को इंक्लूड करता है, यानी कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन एंड इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। इन दोनों चीज़ों का काफ़ी स्पष्ट जिक्र हुआ है एनसीईआरटी में। बट अगर रियलिटी की बात की जाए तो अगर सलाइवा का एक्सचेंज होता है तो उससे हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस और साइटोमेगालो वायरस ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए रियलिटी में किसिंग भी जो है वो भी वेनरल डिजीज को स्प्रेड कर सकता है अगर सलाइवा का एक्सचेंज हुआ है तो अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर दिया जाए तो ऑप्शन 3 सही है। 90% चांस है कि ये ही आपकी आंसर की में, ऑफिशियल आंसर की में आएगा, बी एंड सी ओनली, क्योंकि एनसीईआरटी को ही प्रीफर किया जाता है। बट थोड़ा सा चांस है, आप यूं कह लो कि 98% चांस है कि 3 ही होगा, बट 2% चांस लेकर चलो कि ऑप्शन बी सी एंड डी वाला भी सही हो सकता है, बट इसका चांस काफ़ी कम है। ठीक है, क्लास 12th पेज 63 पर आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगा जहां से कि आप क्लैरिफाई कर सकते हो कि वहां पर बी और सी वाले जो ऑप्शंस हैं वो बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है कॉकरोच के बारे में वो इनकरेक्ट है। अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सीका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। तो भाई गैस्ट्रिक सीका जो होता है ना वो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे पाया जाता है। आप कॉकरोच के एनाटॉमी को देखो सही तरीके से, आपको पता चलेगा कि फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर गैस्ट्रिक सीका मिलता है, और जो मिडगट और हाइंडगट का जंक्शन है वहां पर मालपिगियन ट्यूब्यूल्स मिलते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है ये यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट है, और आपसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है तो ऑब्वियसली सही कौन सा है, आंसर 1 है। ऑप्शन यहाँ पर 1 सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मैच द फॉलोइंग, यहां पर भी 2 लिस्ट दिए गए हैं जिन्हें कि मैच करना है आपको। तो जो फाइसेलिया है वो पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहलाता है। जो ल्यूमुलस है वो लिविंग फॉसिल कहलाता है, ये किंग क्रैब है एक्चुअली। जो एंसाइलोस्टोमा है वो क्या है भाई, हुक वर्म है। क्या है, हुक वर्म है। और जो पिंक टाडा है वो पर्ल ऑयस्टर है। ऑप्शन 3 यहां पर सही है। क्लास 11th पेज 50 से 54 के बीच आपको ये सारे नेम्स मिल जाएंगे जहाँ कि आप देख सकते हो कि किसे क्या कहा जाता है। और यहाँ मैंने लिख दिया है कि कौन सा किस फाइलम में आता है। फाइसेलिया जो है वो निडेरियन है एक्चुअली, लिमुलस एक आर्थ्रोपोड है, एंसाइलोस्टोमा जो है वो एसेलमेंथिस में आता है, और जो पिंकटाडा है वो एक मोलस्क है। ऑब्वियसली वो पर्ल बना रहा है भाई तो मोलस्क ही होगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स। जैसे ही हॉलो एंड न्यूमेटिक की बात हो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपसे बर्ड्स के बारे में पूछा गया है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा बर्ड है। न्यूफ्रॉन वल्चर को कहते हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है सारा कुछ भाई। मैक्रोपस जो है वो कंगारू को कहते हैं, हेमिडेक्टाइलस जो है वो वॉल लिजर्ड है, और ऑर्निथोरिंकस जो है वो प्लेटिपस है। तो ऑब्वियसली वल्चर जो है वो एक बर्ड है, यानी कि न्यूफ्रॉन सही जवाब है। क्लास 11th पेज 59 पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, यानी कि कब सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है।
एस फेज के दौरान सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाता है, जबकि डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है उस वक्त ही सेंट्रियोल भी अपनी कॉपी बना लेता है। क्लास 11 पेज 163 पर ये लाइन एज सच आपको मिल जाएगी लिखी हुई, कुछ भी ट्विस्टिंग नहीं है। During the process of gene amplification using PCR, if very high temperature is not maintained, अगर बहुत हाई टेम्परेचर नहीं मेंटेन किया जाए तो कौन सा स्टेप अफेक्टेड होगा? तो हाई टेम्परेचर जिस स्टेप में यूज होता होगा उस स्टेप पर ही असर पड़ेगा। तो आपको पता होगा जो डीनेचुरेशन किया जाता है, जो डीनेचुरेट किया जाता है, वहां पर हाई टेम्परेचर यूज होता है, तो डीनेचुरेशन का स्टेप जो होगा वो प्रभावित होगा। क्लास 12 पेज 202 पर पीसीआर दिया गया है, वहां आप समझ सकते हो इसे। और आपको पता होगा कि इसी हाई टेम्परेचर की ही वजह से वहां पर टैग पॉलीमरेज यूज होता है। टैग पॉलीमरेज आता है थर्मस एक्वेटिकस से, ये भी काफी बार पूछा गया है टैग पॉलीमरेज के बारे में। Which of the following is not an objective of biofortification in crops? तो बायोफोर्टिफिकेशन का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो भाई ये बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, और उसमें ये पॉइंट नहीं दिया गया है। रेजिस्टेंस टू डिजीज को इंप्रूव करना ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, बिकॉज पूछा गया है नॉट। क्लास 12 पेज 176 से दिया गया है। Dobson units are used to measure thickness of ozone. Class 12 पेज 282 से लिया गया है इस क्वेश्चन को। Sphincter of Oddi is present at, तो sphincter of Oddi जो होता है ये होता है एक्चुअली हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम के बीच। देखो जो बाइल डक्ट आता है और जो पैंक्रियाटिक डक्ट है, देखो मान लो ये बाइल डक्ट है और पैंक्रियाटिक डक्ट पैंक्रियाज वाला, ये दोनों फ्यूज कर रहा है। यहाँ पर एक एम्पुला होता है जिसे कि एम्पुला ऑफ वेटर या फिर हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला कहते हैं। ये जाकर ओपन कहाँ हो रहा होता है? ड्यूडेनम में ओपन हो रहा होता है। कहाँ ओपन हो रहा होता है? ड्यूडेनम में ओपन होता है। तो यहाँ एक स्फिंक्टर होता है, समझ रहे मेरी बात को? हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट जब ओपन होता है ड्यूडेनम में, वहाँ एक स्फिंक्टर होता है, वो कहलाता है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। क्लास 11 पेज 261 से लिया गया है ये सवाल। देखते हैं आगे। Select the favorable conditions required for the formation of oxyhemoglobin at the alveoli. तो इनमें से किस कंडीशन में एल्वियोलाई में ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म करेगा, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट होगा आसानी से? हाई PO2, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। H+ आयन कंसंट्रेशन कम होना चाहिए और टेम्परेचर लोअर, ये सारा फेवरेबल है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। क्लास 11 पेज 274 पर एक कर्व दिया गया है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, वो जरूर देख लेना और उस कॉन्सेप्ट को पढ़कर ये समझ लेना कि कब वो कर्व राइट शिफ्ट करता है, कब लेफ्ट शिफ्ट करता है, क्योंकि उस पर बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर एल्केलॉइड्स कोजीन। ये वाला सवाल भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल से लिया गया है, वो टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एब्रिन एक टॉक्सिन है, सही बात है भाई। कॉनकैनावेलिन ए ये एक लैक्टिन है। आई थिंक ये रिसेंटली किसी ईयर में पूछा गया है, शायद 2020 में या 2019 में कभी पूछा गया था ये। और ड्रग्स में राइसिन, नहीं भाई राइसिन एक टॉक्सिन है तो ये ड्रग में आएगा नहीं, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट है, बिकॉज आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। क्लास 11 पेज 146 पर जो टेबल दिया गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। Which of the following statements wrongly represent the nature of smooth muscle? बाकी सारी चीजें सही हैं, बस इंटरकैलेटेड डिस्क वाली बात देकर गड़बड़ कर दिया। इंटरकैलेटेड डिस्क जो होता है वो कार्डियक मसल का फीचर है, तो ऑप्शन 3 यहाँ सही है। क्लास 11 पेज 105 पर आपको मिल जाएगा कि इंटरकैलेटेड डिस्क कार्डियक मसल में होती है। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Which of the following molecular diagnostic technique is very useful for early detection? ये एलिसा टेक्निक की बात कर रहा है। क्लास 12 पेज 212 पर आपको मिल जाएगा इसके बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वहाँ जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है, ध्यान से समझ लेना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर भी 2 लिस्ट्स दिए गए हैं आपको जिन्हें कि मैच करना है। जो वॉल्ट्स होते हैं वो स्पर्म की एंट्री को रोकते हैं सर्विक्स के थ्रू। जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होते हैं वो क्या करते हैं? यूट्रस में स्पर्म्स को किल कर देते हैं, फैगोसाइटोसिस कर देते हैं।
वासेक्टोमी का मतलब क्या होता है? वास डिफरेंस को कट करना और लाइगेट कर देना। एक्चुअली रिमूवल नहीं होता है, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है। रिमूवल नहीं होता है, पूरा वास डिफरेंस को हटा नहीं दिया जाता है। वास डिफरेंस अगर मान लो ये है तो इसके बीच में एक कट लगाया जाता है और इसे घुमाकर लाइगेट कर दिया जाता है, इस हिस्से को भी और इस वाले हिस्से को भी। ये क्या हो गया भाई? वासेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब को कुछ ऐसे ही कट करके लाइगेट कर दिया जाता है, कंप्लीटली रिमूव नहीं किया जाता है, बट दिया तो यही गया है भाई, तो मान लेते हैं। यहां पर ऑप्शन 2 जो है वो सही है। क्लास 12 पेज 60-61 में मिल जाएगा ये सब आपको। देखते हैं आगे। द ऑर्गेनल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। भाई एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में काफ़ी बार सवाल पूछे जाते हैं और आपकी एनसीईआरटी में काफ़ी क्लियरली बता दिया गया है कि वो किन ऑर्गेनल्स को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा मानता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। क्लास 11 पेज 133 पर दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच स्टेज ऑफ मेयोटिक प्रोफेज शोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्माटा एज इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर। तो जब आप मियोटिक प्रोफेज को देखोगे वहां पर कौन सब स्टेज होते हैं भाई? एल लेप्टोटीन, जेड यानी कि जाइगोटीन, पी फॉर पेकाइटीन, डी फॉर डिप्लोटीन एंड डी फॉर डायाकाइनेसिस। यहां जो डायाकाइनेसिस का स्टेज है इसमें कियाज्माटा का टर्मिनलाइजेशन होता है। ऑप्शन 3 यहां पर सही है। क्लास 11 पेज 168 पर। और मैं ये बता दूं आपको कि ये जितने सारे स्टेजेस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ध्यान से देख लेना। सेल साइकिल, सेल डिवीजन काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, बट वहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट को समझ लेना एक बार, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस। इनमें से कौन सा ह्यूमंस में जो पार्चुरेशन का स्टार्टिंग होता है उसका हिस्सा नहीं है, यानी कि जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है उसके बारे में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा उसका हिस्सा नहीं है। नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना। नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, ये तो है भाई। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये भी है। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन यहां पर क्या करेगा भाई? प्रोलैक्टिन का यहां कोई काम नहीं है फिटस के इजेक्शन में, तो आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा यहां। क्लास 12 पेज 54 पर यह कॉन्सेप्ट दिया गया है, ध्यान से समझ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, यानी कि MOET का इनमें से कौन सा है जो स्टेप नहीं है? आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चंस आते हैं यहां से भी। क्लास 12 पेज 168-169 पर दिया गया है और जो पहला ऑप्शन है ना ये उसका हिस्सा नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां आपको 2 लिस्ट दिए गए हैं मैच करने के लिए। जो एलेंस रूल है उसका आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा पोलर सील में। हालांकि पोलर सील डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है नाम, बट एलेंस रूल जहां पर एक्सप्लेन किया गया है क्लास 12 पेज 226 पे, वहां पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसका सही मैचिंग हो जाएगा। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन कंगारू रैट में मिलता है, क्लास 12 पेज 225 में मिल जाएगा। बिहेवियरल एडेप्टेशन डेजर्ट लिजार्ड में मिलता है। और जो बायोकेमिकल एडेप्टेशन है, बहुत अच्छा सा बायोकेमिकल एडेप्टेशन मिलता है मैरिन फिशेस जो बहुत डेप्थ में रहती हैं उनमें। क्लास 12 पेज 226 पर बहुत अच्छे से पढ़ लेना इस कॉन्सेप्ट को। चलते हैं आगे। हाँ भाई, तो ये जो है ऑप्शन 3 इसका सही है, आप मिला लेना। और क्लास 12 पेज 225-226 पर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगे, ध्यान से समझ लेना। ये सारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एसर्सन रीजन वाला है। अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंसेस एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम्स लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पाल्पिटेशंस। तो एक बंदा हाई एल्टीट्यूड पे जाता है, ऊंची जगह पे जाता है जहाँ की उसे एल्टीट्यूड सिकनेस होता है, जिसमें कि सिम्टम्स आते हैं, सांस लेने में तकलीफ है और हार्ट पाल्पिटेशंस हो रहे हैं। इस एसर्सन का रीजन क्या दिया गया है भाई? एसर्सन तो सही है भाई, हाई एल्टीट्यूड पर जाने से ऐसा होता है। रीजन दिया गया है ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। रीजन भी सही है। हायर एल्टीट्यूड पर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता चला जाता है, जिसके कारण बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसकी ही वजह से एल्टीट्यूड सिकनेस होता है। तो एसर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्सन का। बोथ एसर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्सन।
तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। और पूरी बायोलॉजी के 100 क्वेश्चंस में सिर्फ यही एक ऐसा क्वेश्चन है यहाँ जो कि आपकी एनसीईआरटी से नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक है और आप बचपन से ही इसे सुनते आए होंगे, तो ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू लिपिड्स। लिपिड्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चुनने के लिए कि कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हैं। लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नहीं भाई, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड्स भी होते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड। सही है। ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन इज अ ग्लिसरॉल। ये भी सही है। आगे के दो ऑप्शंस डी और ई में कह रहा है कि जो पामेटिक एसिड है उसमें कार्बन के 20 एटम्स होते हैं और जो एराकिडोनिक एसिड है इसमें 16 एटम्स हैं कार्बन के। ये गलत है, इसे रिवर्स कर दिया एक्चुअली। पामेटिक एसिड में 16 है और इसमें 20 है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही कौन कौन सा है? बी और सी। तो करेक्ट आपको चुनना है, बी एंड सी सही है 3 में। क्लास 11th पेज 144 पर आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 2 लिस्ट दिए गए हैं मैच करने के लिए और ये आपको बोन्स के ऊपर है और जॉइंट्स के ऊपर है। तो जो स्कैपुला है वो एक ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होता है। जो क्रेनियम है इसमें फाइब्रस जॉइंट्स पाए जाते हैं। स्टर्नम जो है ये एक फ्लैट बोन होता है और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है ये सही है। क्लास 11th में जो बोन वाला हिस्सा है, बोन एंड जॉइंट वाला, वहां पर आपको इस सारा कुछ मिल जाएगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शंस। तो सेल जंक्शंस आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जा रहा है जो कि हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस अ टिश्यू एंड फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन विद नेबरिंग सेल्स वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस इन मॉलिक्यूल्स। तो 2 तरीके के सेल जंक्शन आपको ढूंढने हैं। पहला वो जो कि लीकेज को स्टॉप करता है और दूसरा जो कि रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस इन मॉलिक्यूल्स को फैसिलिटेट करता है। तो यहाँ जो टाइट जंक्शन है ये लीकेज को रोकेगा और जो गैप जंक्शन होगा वहां पर आयंस का और मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होगा काफी रैपिडली। तो ऑप्शन 2 सही है। क्लास 11th पेज 102 पर आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द कोडॉन AUG कोड्स फॉर मैथियोनिन एंड फेनाइल एलानिन। ये गलत है क्योंकि AUG जो है ये सिर्फ और सिर्फ मेथियोनिन के लिए कोड करता है, फेनाइल एलानिन के लिए नहीं करता है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। AAA एंड AAG ये दोनों लाइसिन के लिए कोड करते हैं, ये सही है। तो ऑप्शन 4 जो है ये क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ऑप्शन 4 यहां सही है। क्लास 12th पेज 112 पर आपको मिल जाएगा। जो टेबल दिया गया है उसमें आप ये सारा कुछ देख सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेट्स द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो इनमें से कौन प्रेगनेंसी के लेटर फेज में रिलैक्सिन सेक्रेट करता है? अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे तो वहां एक लाइन लिखी हुई है कि लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में ओवरी रिलैक्सिन को सेक्रेट करता है, लेकिन यहां ऑप्शन में तो ओवरी है नहीं। ऑप्शन क्या है भाई? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल क्यों मिलेगा लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में? दूसरा ऑप्शन है कॉर्पस ल्यूटियम। बिल्कुल, ओवरी के अंदर जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो ही रिलैक्सिन को सेक्रेट करता है इस टाइम में। तो अगर आपको ऑप्शन में ओवरी होता वो भी सही होता, लेकिन यहाँ ओवरी है नहीं, कॉर्पस ल्यूटियम है। तो सही आंसर कौन सा है? कॉर्पस ल्यूटियम है। फिर फीटस और यूट्रस ये यहाँ पर सही आंसर नहीं है। तो क्लास 12th पेज 53 पर आपको मिल जाएगा लिखा हुआ ये ओवरी वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, और ओवरी के अंदर ही कॉर्पस ल्यूटियम है, तो आप समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवर्म। तो कॉकरोच पर भी क्वेश्चन था और अर्थवर्म पर भी आ गया है क्वेश्चन। प्रोस्टोमियम के बारे में पूछा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला ऑप्शन है इट सर्व्स एज अ कवरिंग फॉर माउथ। सही है। इट हेल्प्स टू ओपन क्रैक्स इनटू सॉइल। सही है भाई, जिसमें कि ये क्रॉल कर सकता है। इट इज वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर। ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इट इज द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट। ये नहीं है। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट एक्चुअली होता है पेरिस्टोमियम। तो यहां पर करेक्ट कौन कौन सा है? A, B एंड C करेक्ट है।
ए, बी एंड सी आर करेक्ट। क्लास 11th पेज 106 पर आपको इसके बारे में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हिस्टोन्स इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हिस्टोन के बारे में गलत है। तो हिस्टोन को यहाँ सेकेंड ऑप्शन में एसिडिक बता दिया है, जबकि हिस्टोन कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। क्लास 12 पेज 99 पर आपको क्लियरली लिखा हुआ मिल जाएगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन 197 को। ड्यूरिंग द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर बिल्कुल स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की बात की गई है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है, एच जोन डिसअपियर्स, ए बैंड वाइडेंस, कौन कौन सा चीज होता है, इनमें से करेक्ट क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ए एच जोन डिसअपियर सही है। ए बैंड वाइडेंस नहीं, वाइडन नहीं होता। सी कह रहा है आई बैंड रिड्यूसेस इन विड्थ सही है। मायोसिन हाइड्रोलाइजेस एटीपी रिलीजिंग एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सही है। जेड लाइन्स अटैच टू एक्टिन्स आर पुल्ड इनवर्ड्स ये भी सही है। तो यहां पर गलत है, बी आपसे पूछा गया है सही। तो ए, सी, जी एंड ई सही है। ऑप्शन 1 यहां पर करेक्ट है। क्लास 11th पेज 308 पर जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी गई है उसे अच्छे से समझ लेना, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द एडिनोसाइन जी एमिनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इनटू, यानी कि एडिनोसाइन डी एमिनेज एंजाइम की कमी होने पर क्या होता है, तो इम्यून सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। ये ऑप्शन सही है, क्लास 12 पेज 211 पर दिया गया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, यहां भी दो लिस्ट्स दिए गए हैं आपको जिन्हें कि मैच करना है। जो एडेप्टिव रेडिएशन है उसे मैच करना है। मैंने सारा पेज नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, जिससे कि आप ढूंढ सकते हो इन कॉन्सेप्ट्स को कि ये कॉन्सेप्ट्स कहाँ दिए गए हैं, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि देखो, जो एडेप्टिव रेडिएशन है वो डार्विन फिंचेस में देखा जाता है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल है बोन ऑफ 4 लिम्स इन मैन एंड व्हेल। और जो ऑप्शन डी है, इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब जो ह्यूमन के थ्रू होता है, इसका एग्जाम्पल है सिलेक्शन ऑफ रेसिस्टेंट वैरायटीज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो इसे आप मैच कर सकते हो और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो क्लास 12 पेज 130 से 133 के बीच। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। यहाँ भी दो लिस्ट दिए गए हैं आपको, भाई लिस्ट वाला सवाल तो भर भर के दिया है इस बार के नीट में। चलिए देखते हैं, यहाँ पर फाइलेरियासिस जो है ये होता है वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी की वजह से, और सारे के सारे जो भी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें मैंने यहाँ पर मैच कर दिया है। अमीबियासिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। न्यूमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। इसके बाद जो है रिंग वॉर्म, वो है ट्राइकोफाइटॉन। ये जो है भाई न्यूमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। ये एक तो आपको ये डिजीज वाले चैप्टर में मिल जाएगा 147 से 149 के बीच, बट उससे पहले जेनेटिक्स में भी आपको मिल जाएगा एक एक्सपेरिमेंट में न्यूमोनिया। ढूंढना, मैंने कहाँ के बारे में आपको बताया है, किस एक्सपेरिमेंट में न्यूमोनिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपको बताया गया है जेनेटिक्स यूनिट में। चलिए, तो इस तरीके से बायोलॉजी का पूरा पेपर डिस्कस हो गया। मैंने ड्यूरेशन को कम रखने की वजह से थोड़ा सा स्पीड बढ़ाए रखा और डिस्कशन को थोड़ा सा मैंने ब्रीफ रखा, बट जो पेज नंबर्स मैंने यहाँ पर दे दिए हैं उन्हें देखकर आप उन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो। कोई कन्फ्यूज़न आए तो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछना, मुझे ज़रूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। अगर देखें इस वीडियो में टोटल क्वेश्चंस थे कितने, 100 थे, और एनसीईआरटी से कितने सारे क्वेश्चंस आए, एनसीईआरटी से 99 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए थे। सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि आपकी एनसीईआरटी से नहीं था। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि बायोलॉजी का जो प्रिपरेशन है नीट का, उसके लिए मैं ये उन स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ जो कि नेक्स्ट नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि नीट के प्रिपरेशन में आप बायोलॉजी की किस किताब को यूज़ करते हो। बहुत सारी मोटी मोटी किताबें आती हैं, उलझ जाओगे उनमें, टाइम वेस्ट होगा। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आना है। पिछले जिस भी ईयर का मैंने एनालिसिस डाला है अपने यूट्यूब चैनल पर, वहाँ आप देख सकते हो एनसीईआरटी से कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, उनमें बहुत कुछ छिपा हुआ होता है, उन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ तो इस साल तो कुछ भी छिपा हुआ पूछा नहीं गया, बिल्कुल जो सामने था वो डायरेक्ट पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर ये फिनिश होता है। थैंक यू।